अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें कहा है द वैल्यू ऑफ के फाइंड करो फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है जिससे इन दो गिवन इक्वेशंस के, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो। ठीक है, ओके। तो बच्चा इसमें के की डिफरेंट वैल्यूज दी है, लेकिन इसमें एक वैल्यू बच्चा हमें ये भी दिया है बी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि के की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन है ना इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की, अगर वो एप्लीकेबल ना हो तभी के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें हमें के की वैल्यू निकालने से पहले ये भी चेक करना होगा कि वेदर जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है या नहीं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो हमें इक्वेशंस गिवन है ना उनको जनरल फॉर्म में लिखोगे। जैसे के एक्स पहले लिखेंगे, उसके बाद वाई वाली टर्म आती है बच्चा। अब वाई जो है आरएचएस में है, इसको हम एलएचएस में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ माइनस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी बच्चा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो, 6x और प्लस 2y एलएचएस में आके माइनस 2y हो जाएगा और आरएचएस में हमारे पास 3 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, वो होती है बच्चा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें a1 a2 x के कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, और b1 अपॉन b2 y के कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन 1 और 2 में, और c1 c2 बच्चा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की कांस्टेंट टर्म होती है रिस्पेक्टिवली। तो अब ध्यान से समझना बच्चा, कैसे हमें पता चलेगा कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर और अगर करते हैं तो के की वैल्यू क्या है, या फिर के की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो पहले हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो a1 अपॉन a2 में बचा क्या आएगा, देखो a1 के है और a2 6 है, तो k अपॉन 6। और b1 अपॉन b2 में b1 y का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में y के आगे कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ओके बच्चा, और b2 कितना है -2, -1 अपॉन -2 हो गया। अब c1 अपॉन c2 कॉन्स्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन की, तो ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया 1 अपॉन 2। अब बच्चा ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें b1 अपॉन b2 क्या c1 अपॉन c2 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बच्चा इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो के की वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो के की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर इन ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होती है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता, लेकिन इधर तो b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। मान लो हम के की वैल्यू रख भी ले और वो मान लो इसके 1 अपॉन 2 के इक्वल आ भी जाए, जैसे कि अगर मान लो मैं ऑप्शन ए वाली रख के देखता हूँ, के की जगह 3 रख के देखता हूँ, 3 अपॉन 6 क्या होगा 1 अपॉन 2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो जाएगा, लेकिन क्या वो c1 अपॉन c2 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इसमें एप्लीकेबल ही नहीं है। जब एप्लीकेबल नहीं है तो हम के की वैल्यू निकाल नहीं सकते इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के केस में। हाँ, अगर ये नो सोल्यूशन होता तब हम निकाल सकते थे, क्योंकि नो सोल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। लेकिन अभी हम नहीं निकाल सकते, तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ के डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा।